नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। देश में देश के तमाम विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में आरएसएस और बीजेपी के लोगों को भर करके शिक्षा की जो दुर्गति इस सरकार ने की है, आज चर्चा उसी पर करेंगे। इसे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो आप सबको अच्छी तरह से मालूम है कि देश भर में न केवल शिक्षण संस्थाओं पर आरएसएस और बीजेपी अपना कब्जा कर रही है, बल्कि बड़े पैमाने पर, जैसे बिहार में लोगों को नाम मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है, ये सरकार किसी को रोजगार दे नहीं पा रही है, तो अब उसने एक नया तरीका खोज निकाला है और जिसके तहत अब स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है। हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसने अप्रैल के बाद नए वित्तीय वर्ष में पूरे प्रदेश में 27,000 नए शराब की लाइसेंस जरूर दिए, लेकिन 27,000 स्कूलों को जरूर बंद किया है। और इससे भी आगे चलें तो बनारस, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, एशिया का सबसे बड़ा यहाँ विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना इस सोच के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी कि स्वतंत्र भारत में एक नई पीढ़ी जो आगे आएगी वो शिक्षित होगी, अपने क्रियाकलापों में, अपनी ट्रेड्स में वो दक्ष होगी। इसके लिए मालवीय जी देश भर में घूमे, जहाँ से भी उन्हें पता चलता कि कोई बेहतरीन अध्यापक है, गुरु है, शिक्षक है, उसे अपने यहाँ ले आने की कोशिश किया करते थे। आज उस विश्वविद्यालय की दशा कहना भी दशा शब्द का अपमान होगा, दुर्दशा को प्राप्त कर चुका है। 4 साल तक इस विश्वविद्यालय में कार्य परिषद नहीं रही और इसी दौरान एक कुलपति अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण करके चले जाते हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री बनारस आते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आते हैं। उनसे जब मीडिया सवाल करती है कार्य परिषद पर, तो कहते हैं कि जब कार्य परिषद के बिना इतना बढ़िया ढंग से विश्वविद्यालय चल रहा है तो कार्य परिषद की जरूरत क्या। और जब कार्य परिषद का गठन होता है तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उसमें कौन कौन से लोगों को शामिल किया जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजीव जी, जिस तरह से शिक्षा की दुर्गति पूरे देश में हो रही है, और हम अपने बनारस की बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो नई कार्य समिति आई, कार्य परिषद आई है, और उनमें जिन लोगों को शामिल किया गया है उसकी आलोचना करना भी, आलोचना सुनना भी सत्ता पक्ष को गवारा नहीं है। क्या बिल्कुल, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिस सोच के साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उसका एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में और विश्व मानव की कल्पना करते हुए उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। और जिस समय भी रखी थी, पंडित मदन मोहन मालवीय उस समय कांग्रेस के भी सदस्य हुआ करते थे और विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे जी। लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जिस तरह से सरकार ने विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव कमेटी में सीधे सीधे राजनीतिक लाभ के लिए अपने राजनीतिक पदाधिकारियों को जगह दी है,
ये महामना की उस सोच के साथ, महामना के उस शैक्षणिक संस्कार का अपमान है और इसलिए इस पे हमें बोलना पड़ा। कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस के अलावा मिली जुली सरकारें रही, उन सरकारों को भी हमने कभी नहीं देखा कि उनका कोई जिला अध्यक्ष या क्षेत्रीय अध्यक्ष या उन सरकारों में भी कोई विधायक या मेयर या पूर्व सांसद एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाओ, ये तो कभी नहीं हुआ 100 साल के इतिहास में। अब ये हो क्यों रहा है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हो इसलिए रहा है कि पूरी तरह से विश्वविद्यालय के अंदर नियुक्ति, निर्माण से लेकर के तमाम चीजों में घोर भ्रष्टाचार और अराजकता है, जिसके प्रमाण आप सब खुद रहे। चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड की घटना को उठा लिया जाए, चाहे बीएचयू में नियुक्तियों की बात उठा लिया जाए, चंदन के पेड़ों को कटने की बात कर लिया जाए, और सबसे बड़ा घोर अपमान तो महामना की सोच के साथ हुआ कि जो निर्माण हुआ था, जो उसमें तमाम चाहे वाइस चांसलर का जो आवास है, देखिए वो बाबा विश्वनाथ के बिरला जो विश्वनाथ बिरला मंदिर, उसके ठीक सामने बनाया गया। क्या सोच थी, लाइब्रेरी थी, शिक्षकों के आवास थे, गेस्ट हाउस थे, उसमें आप बहुमंजिली इमारतें बना रहे हैं और ये सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल रॉन्ग है, आप नहीं कर सकते। लेकिन उसको क्यों किया गया? क्योंकि हम सब जानते हैं तो उसमें मोटा फायदा किसका होता है। तो इनको देखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग इस पे निगाह लगाए हुए थे कि किस तरह से इन चीजों में संलिप्त होकर के लाभ उठाया जाए, और ये प्रक्रिया शुरू है। 3-3 साल तक पूर्व वाइस चांसलर रहे, और उसके पहले भी जब जीएस त्रिपाठी साहब निकले तो मुझे लगता है कि करीब 11-12 महीने तक कोई भी यहाँ वाइस चांसलर नहीं था। 11-12 महीने बगैर वाइस चांसलर के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चलती है। उसके बाद एक मिस्टर जैन आते हैं, 3 साल वो बगैर एग्जीक्यूटिव कमेटी के चलाते हैं, और पिछले 7 महीने से कोई वाइस चांसलर नहीं है, जनवरी 2025 से अब तक। लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी बन जाती है। तो समझ में नहीं आता, एक कुलपति एग्जीक्यूटिव कमेटी को बनाता नहीं, देश का शिक्षा मंत्री कहता है कि साहब जब इसकी बढ़िया चल रही है तो चलाते रहिए साहब, और आपके लोग महामना की आत्मा पे चोट पहुंचाते रहें। और ऐसे तमाम लोग, मैं तो इसलिए कहता हूं, खुल के कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, वैचारिकी से मुझसे अलग होंगे, जो देश और दुनिया में महामना की इस बगिया से निकल करके इस बीएचयू का सम्मान बढ़ा रहे हैं, और बीओबीएचयू जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है उनको आज शर्म आती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि क्यों नहीं शैक्षणिक जगत से लोग, ऐसे शिक्षाविद, ऐसे विद्वान, ऐसे तमाम लोगों को जो इस महामना की बगिया से निकले या नहीं कहीं और निकले, और मैं फिर कह रहा हूं कि भले वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हो, उनको स्थान देते, कोई विरोध नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि लोग कहते हैं कि साहब एक शिक्षा शास्त्री आया, एक अमुक विषय का विद्वान व्यक्ति आया, लेकिन आपने किनको दिया? एक भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय अध्यक्ष है जो चुनार मिर्जापुर में एक डिग्री कॉलेज चलाता है, एक आपके मेयर हैं श्री अशोक तिवारी जी, वो उसके सदस्य बनते हैं, और एक डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी हैं जो चंदौली के पूर्व सांसद और पिछली सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्री थे, और बीएचयू शासन के पदाधिकारी थे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे। मैं बार बार कहता हूं कि इन तीनों लोगों के राजनीतिक जीवन में, क्योंकि शिक्षा जगत से तो कोई लेना देना था नहीं, ऐसे तो डिग्रियां आप भी लेते हो, हम भी लेते हैं यूनिवर्सिटी किसी से या कॉलेज से। शिक्षा जगत में आपका क्या योगदान रहा है, यही सवाल मैं कर रहा हूं कि आप बीएचयू जैसे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर बने, क्या सुधार लाएंगे? अब क्या ये जो सवाल है, क्या इनके ऊपर आप उंगली उठाने का काम करोगे? नहीं करोगे। इसलिए कि पूरी तरह से पंडित मदन मोहन मालवीय की उस आत्मा को चोट पहुंचाने का, उसको पूरी तरह से इस संस्था को बर्बाद करने का काम 11 साल से संघ की शाखा बना करके एग्जीक्यूटिव कमेटी को
वाइस चांसलर के साथ जो और है आप देख लीजिए वो किया जा रहा है, इसका विरोध है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आज ये कार्य परिषद को बदले हैं, विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है, आपने 11 सालों का जिक्र किया। आपको याद होगा यही विश्वविद्यालय है जहाँ पर एक मुस्लिम को जब वो संस्कृत पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया जाता है तो यही लोग उसका विरोध करते हैं और तब वो महामना के विचारों की दुहाई देना शुरू करते हैं। आज वो महामना के विचार कहाँ गए? और महामना ने तब भी ये नहीं कहा था और न ही उनके किसी संविधान में है कि किसी मुस्लिम को यहाँ पर विश्वविद्यालय में स्थान नहीं मिल सकता है, कोई मुस्लिम हिंदी नहीं पढ़ा सकता है, संस्कृत नहीं पढ़ा सकता है, कोई भाषा। विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप आते हैं, उसका भी विरोध किया इन लोगों ने। और अब वो एक पूर्व कुलपति का नाम लेकर के विवाद में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नेहरू मंत्रिमंडल में वो शिक्षा मंत्री भी थे। उसके बाद मंत्री रहने के बाद उनको कुलपति बनाया गया। और इन सब के साथ साथ कालूलाल श्रीमाली जी एक शिक्षाविद भी रहे। आप उनको अनाप शनाप कुछ भी बके जा रहे हैं। आपने एकदम बहुत सही बात कही कि आपको कोई नहीं मिला, पूरे देश भर में आपने कब्जा कर लिया है। शिक्षण संस्थानों को, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को तो पूरी तरह से आपने कब्जा कर लिया है। जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहाँ के विश्वविद्यालयों का यही हाल है। यही नहीं, राजस्थान में भी इन्होंने यही का हाल किया है। वहाँ 4 लोग तो बनारस बीजू से ही गए हैं। देखिए, पहली बात की भारतीय जनता पार्टी जो संघ की आइडियोलॉजी पे काम करती है, और हम बार बार कहते हैं कि उस संघ की जो विचारधारा है पूर्ण रूप से वो मनवादी विचारधारा है, जिसमें आम जनता के लिए जो उनका तथाकथित लोकतंत्र है वो है नहीं। इनके दृष्टि में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके द्वारा ये इस तंत्र को चलाते हैं। और इसका उदाहरण है कि 8 साल से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है। सवाल पूछा जाए कि कितने प्राइमरी स्कूल आपकी सरकार ने बनाया, वो जवाब नहीं है। 27,000 प्राइमरी स्कूलों को दफन करने जा रहे हैं। और इनकी प्राथमिकता क्या है कि 27,300 समथिंग शराब की दुकानें। ये एक कैंपस में एक जो है प्राइमरी स्कूल, एक मिडिल स्कूल, एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एक इंटरमीडिएट, एक डिग्री कॉलेज, एक आलीशान लाइब्रेरी नहीं बनाएंगे, नहीं, लेकिन ये कंपोजिट दारूशाला बनाएंगे। ये कंपोजिट दारू की दुकान, कंपोजिट मधुशाला, पाठशाला खत्म करके कंपोजिट मधुशाला, जहां पे आपको देसी मिलेगी, बियर मिलेगी, अंग्रेजी मिलेगी। ये इनकी सोच है। दूसरी तरफ आपने बीएचयू की बात कही। बीएचयू में जिस तरह से शैक्षणिक ह्रास हुआ, आप केंद्र सरकार के बजट उठा के देखिए। बनारस का सांसद कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है जी। और उस प्रधानमंत्री के रिजिम में पिछले 11 सालों में डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो बहुत उन्होंने कहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी लगातार शिक्षा के बजट को बढ़ाने का काम किया। 11 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार के शिक्षा के बजट के बराबर भी सरकार नहीं पहुंची आप। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वाराणसी के मेयर, राजनीतिक विचारधारा अलग है, हम लोग मित्र भी हैं, और मैंने आगाह करते हुए कहा ये आप बताइए कि आपका शिक्षा क्षेत्र में क्या योगदान था। और मैंने इस बात को भी कहा कि कल कांग्रेस की सरकार आ जाए, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं, और कल कांग्रेस की सरकार मुझे कहे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव बॉडी में आपको मेंबर बनाया जा रहा है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं पूछूंगा कि मेरा शिक्षा जगत में योगदान क्या रहा है। क्योंकि अब तक मेरे राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ हूँ, मैं शिक्षा जगत में ऐसा कुछ नहीं किया हूँ, लेकिन अपनी अंतरात्मा ये कहेगी कि मैं उस जगत उस काउंसिल में मैं अपने नाम अगर लिया जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। आत्माएं मर चुकी हैं और आप नाम ले रहे हो कालूलाल श्रीमाली का। कालूलाल श्रीमाली देश के दूसरे शिक्षा मंत्री थे, एक शिक्षाविद जिसके दर्शन शास्त्र में तमाम, मैं कहना इसलिए कहता हूं कि मैं दर्शन शास्त्र फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा। आपने प्रोफेसर कालूलाल श्रीमाली को बस इस पे कह दिया कि वो कांग्रेस से सांसद थे और शिक्षा मंत्री थे। अरे हुजूर, वाइस चांसलर यहाँ पे देश के द्वितीय राष्ट्रपति
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी बने। जी। वैचारिक मतभेद रखते हुए आचार्य नरेंद्र देव, हाँ। जो पंडित नेहरू के विरोधी हुआ करते थे, मैं कहना चाहता हूं भाजपा के मित्रों को, आचार्य नरेंद्र देव भी यहाँ पे वाइस चांसलर थे। पंडित मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय बनाए, कैसे कैसे बनाए, तुरंत उसके वाइस चांसलर नहीं बने। सर सुंदर लाल को इस विश्वविद्यालय का पहला वाइस चांसलर बनाया और वो भी बने। पंडित मदन मोहन मालवीय भी जब बोर्ड इनकी कमेटी ने कहा तो मालवीय जी भी इस संस्था के जो है वाइस चांसलर बने। एक जो 100 सालों से जो एक गौरवशाली इतिहास, ऐतिहासिक धरोहर जो बीएचयू जैसी शैक्षणिक संस्थान ने बटोर करके रखा था, उसको तो आप मिट्टी में मिला रहे। मैं दावे के साथ पूछना चाहता हूं कि किसी एक सरकार को बताइए कि जिसने एग्जीक्यूटिव कमेटी में अपने जिला अध्यक्ष को रखा हो, अपने किसी प्रांतीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को रखा हो, एमएलए को, एमपी को, विधायक को रखा हो। क्यों रख रहे हो आप? इसलिए रख रहे हो कि बीएचयू लूट का अड्डा बन चुकी है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। वो शिक्षण संस्थान से लेकर के, हॉस्पिटल से लेकर के कोई जगह बची नहीं है। इसलिए इनको डर है कि ये लोग आएंगे तो उसका प्रोक्योरमेंट करेंगे, बचाव करेंगे। और वाइस चांसलर क्या है? देश के शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि जब एग्जीक्यूटिव कमेटी के अलावा इतना बढ़िया चल रहा है तो क्या जरूरत है? तो कल आकर के धर्मेंद्र प्रधान ये भी कह देंगे कि वाइस चांसलर की क्या जरूरत है, जब हमने मेयर को, पूर्व मंत्री को, काशी प्रांत के अध्यक्ष को एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बना दिया, तो वाइस चांसलर आए न जाए ये लोग चलाते रहेंगे। बताइए, अब विरोध के नाम पर कालूलाल श्रीमाली का नाम लिया इन्होंने। उसके बाद आज मैंने देखा सोशल मीडिया पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर रहे, देश के जाने माने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में उनका बड़ा योगदान रहा, पंडित प्रोफेसर दूधनाथ चतुर्वेदी। जी जी जी। अब ये उनके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है कि वो कांग्रेस के थे, इसलिए उनको जो है वो वहां कुलपति बनाया गया। अब इसका कुछ तर्क है क्या? इसका कोई जवाब मिल सकता है? वो कांग्रेसी थे इसलिए उनको वाइस चांसलर, उनके यानी कि उनके अंदर कोई मेधा नहीं थी, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, वो विश्वविद्यालय से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो उसी विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी रहे। उसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर पद स्वीकार किया और विश्वविद्यालय में इतनी सारी फैकल्टीज जो आधुनिक शिक्षा को लेकर के जो हो सकती थी, वो सारे डिपार्टमेंट्स पंडित दूधनाथ चतुर्वेदी ने खोले। और आप उनकी तुलना कर रहे हैं अशोक तिवारी जी से, महेंद्रनाथ पांडे जी से, दिलीप पटेल जी से। मैंने कि सोच में कितना गिरावट आई है। दुर्भाग्य ये है कि शैक्षणिक क्षेत्र में जो लोग प्रोफेसर हों, वाइस चांसलर हों, ये अपनी शैक्षिक उपलब्धियों के द्वारा और उसमें उनके योगदान के द्वारा लिए जाते थे। मैं कई ऐसे वाइस चांसलरों का नाम गिना दूं कि कांग्रेस के रिजीम में रहे लेकिन कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने, कहीं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए नहीं बने, मेयर नहीं बने। प्रोफेसर सिम्हाद्री थे, अशोक तिवारी जी हों या महेंद्रनाथ पांडे जी हों या इनके पटेल जी हों, इनको वर्तमान की राजनीति का मैं संज्ञान दिलाता हूँ। प्रोफेसर सिम्हाद्री किस हाउस के मेंबर बने? प्रोफेसर हरि गौतम कहाँ बने? यूजीसी के चेयरमैन होकर रिटायर हुए। प्रोफेसर डॉक्टर लालजी सिंह जो 1 रुपये लेते थे, अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात थे, और उनका योगदान इतना था कि डीएनए पर उन्होंने रिसर्च की थी जिससे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की डेड बॉडी को पहचाना गया। ऐसे लोग तो बने। कांग्रेस के उनको किस सदन में पहुंचाने का काम किया? क्योंकि इनके पास ऐसे लोग हैं नहीं, और अगर हैं तो उनको डर लगता है कि वो इनके अनुसार चलेंगे नहीं, क्योंकि अब एक लंबी फौज भारतीय जनता पार्टी में धनखड़ों की हो रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए डरी हुई भाजपा, और इसलिए अपने ही पदाधिकारियों को आप देखेंगे हर जगह रखेंगे। मेरा सीधा सीधा कहना है कि आप शिक्षा जगत में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? एक तरफ तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, आप उसका नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रख दिए,
आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आज का नौजवान नहीं जान रहा है। नौजवान तो छोड़िए, प्रोफेसर और लेक्चरर नहीं जान रहे हैं। तो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह से शिक्षा केवल एक वर्ग विशेष के लिए कारपोरेट हाउसेस को बेचे जा रहे हैं, आने वाले दिनों में, क्योंकि ये भारत अनपढ़ भारत बनाना चाहते हैं और अनपढ़ भारत रहेगा तो अंधभक्ति तभी करेगा, ये इनकी सोच है। इसलिए ये चीज़ें कर रही हैं। और कांग्रेस पार्टी और हम, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, जननायक माननीय राहुल गांधी जी और हमारी नेता माननीय प्रियंका जी, हम सब इसका पुरजोर विरोध करेंगे और करते रहेंगे। इसलिए कभी लोकसभा में एक सवाल का जवाब भी आया। मैं बता दूं, देश के उन दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को कैसे ठगने का काम किया कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 80% से लेकर के 65% तक इसी सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया है कि आपने प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां नहीं की जी। तो जब आप 80% आप नियुक्तियां नहीं करोगे तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि एक दिन उन नियुक्तियों को समाप्त करेंगे। और यही हालात है जो स्कूलों को बंद करने पे सरकार लगी हुई है। क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो भाई कांग्रेस की सरकार ने तो राइट टू एजुकेशन दिया कि 14 साल तक के अनिवार्य बच्चे की शिक्षा मिले। और गांव में उसके माँ बाप अगर दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं तो मिड डे मील दिया कि जिससे वो गरीब का बच्चा भी टिफिन आकर के स्कूल में करेगा तो पढ़ने के बहाने आएगा। तो ये सोच थी। और आपको वो बच्चे कांवड़ ढोते हुए अच्छे लगते हैं, माला फूल उनके ऊपर गिराया जाएगा, डीएम एसपी पैर दबाएंगे। लानत है ऐसे अधिकारियों के ऊपर जो अपनी बावर्ती रहते हुए ये अनलॉफुल काम करते हैं। और वही बच्चे या उनके अभिभावक अगर वो स्कूलों की मांग कर रहे हैं, अपने गांव में जो पुरखों की एक उनकी धरोहर थी, तो वहां लाठी चलाई जा रही है, मुकदमा लिखा जा रहा है। तो मनसा क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी संघ आधारित जो विचारधारा शिक्षा पे है, वो नहीं चाहते कि देश का गरीब, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित पढ़े। क्योंकि पढ़ेगा तो सवाल करेगा तो इनके नाक में दम करेगा। इसलिए नहीं चाहते कि आने वाले 10 सालों में बड़ी मुश्किल से लोग ऊपर आए हैं। मैं तो मंडल आयोग की रिपोर्ट को तब से मैं तुम्हें तो उसके साथ रहा। आज वो चीजें आई हैं कि जो ऊपर आ रहे हैं, आप उनको फिर वहीं भेजना चाहते हैं जो 5000 साल पुराने गुलामी की दास्तान में जी रहे थे। ये सरकार वहीं ले जाना चाहती है। मनसा इसकी स्पष्ट दिखती है। और इसलिए हम इसका विरोध तब तक करेंगे, पुरजोर करेंगे कि जब तक इस व्यवस्था को ये बदलेंगे नहीं। इसलिए हमारा इसका विरोध रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको संजीव जी। जहाँ तक मेरा मानना है कि दो चीज़ें, एक जो आपने कहा कि वास्तव में युवाओं को, किशोरों को, बच्चों को ये शिक्षा नहीं देना चाहती है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि समय समय पर डीजे के साथ जो सड़कों पर हल्ला मचाते हुए, नाचते हुए, गालियां देते हुए जो लोग चल रहे हैं, ये लड़के पढ़ लिख जब जाएंगे, जब उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर लेंगे, तो वो ये काम नहीं करेंगे। एक अनचाहा जो समूह इनके पास इकट्ठा हो रहा है, वो इनसे वंचित होगा। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कालूलाल श्रीमाली का नाम लेकर के बार बार जो उछाला जा रहा है, उसके पीछे सोच सिर्फ ये है कि उस शख्स को इतना बदनाम कर दिया जाए कि कोई उसके बाद उसकी आड़ में जो काम कालूलाल श्रीमाली ने रात भर में किया था, आरएसएस का संघ भवन जो जमींदोज करके वहाँ पर बाकायदे एक बगीचा बना दिया था, वो फिर से उस भवन का निर्माण कराने की प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है। इस कार्य परिषद का काम मुझे लगता है कि उसको फिर से पुनर्निर्माण कराना है। बिल्कुल आपकी जो बात है, क्योंकि प्रोफेसर कालूलाल श्रीमाली जी मेरे ख्याल से 1969 से लेकर के 78 या 77 तक वाइस चांसलर थे। और एक सोच थी, आरएसएस क्या है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में उसी का कार्यकर्ता था नाथूराम गोडसे, जो आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। कहने में कोई गलत नहीं, वो शामिल थे। आरएसएस क्यों बैन हुई, सरदार पटेल ने क्यों बैन लगाया, ये पूरे देश को मालूम है। उस आरएसएस की सोच आने वाले विश्वविद्यालय के छात्रों में न पहुंचे। सांप्रदायिक सोच,
हिंसा की सोच, उसको लेकर प्रोफेसर कालू सुदाम माली ने उसको डिमोलिश कराया था। अभी जो प्रक्रिया चल रही है, जैसे आपने, मैं नाम लेके बोलता हूँ, प्रोफेसर फिरोज खान की आपने बात जी जी कि एक यूनिवर्सिटी अपना मानक तय करती है कि हमारे यहाँ वाइस चांसलर कौन होगा, प्रोफेसर कौन होगा, यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप उनका सिलेक्शन होता है। कोई व्यक्ति योग्य में योग्यतम आता है, हाँ, और उसको केवल आप मुसलमान लेकर के, तो मंशा तो स्पष्ट थी। इसीलिए संघ को वहाँ संघ भवन बनाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और इसीलिए जो सड़कों पे कांवड़ ढोने वाले नौजवान हैं, उनको आप देखिए किस तरह से एक धर्म विशेष के प्रति, उन मुसलमानों के प्रति, और लगातार वो चीज़ें चलती हैं। योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस वहाँ इस तरह से मजबूर नजर आती है, क्योंकि पूर्व डीजीपी ने कहा उत्तर प्रदेश के कि साहब इन कांवड़ियों के बीच में तो रोड पे मैं अपने परिवार को लेकर यात्रा नहीं कर सकता, ये तक हो रहा है। तो एक स्कूटी चलाती हुई महिला को मारा जा रहा है, स्कूल बस के बस वाले से छू गई तो बस वाले को पीटा जा रहा है, परिवार जा रहा पीटा जा रहा है, मुसलमान की दुकान हो जा रही तो उसको पीटा जा रहा है। सेना के जवान के साथ बदसलूकी की जा और रही है। मिर्जापुर में सीआरपीएफ के जवान को किस तरह से मारा गया, कहीं कोई, तो इसका मतलब है कि ये जो नई सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है, वो यही चाहती है। और मैं लोगों को आगाह करके कहना चाहता हूँ, हम पहले भी कहते थे ये आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी की जो मात्र संगठन नहीं, उसकी माँ है, और माँ ही इन बच्चों को पाल पोस के जो बड़ा कर रही है, वो ही सीख देती है। ये वह लोग हैं, जब CNRC के दौरान एक हल्ला किया गया कि मुसलमानों को कागज दिखाना होगा, इस बात को आप अपने चैनल से उठाइए और कहिएगा कि मुसलमानों से कागज मांगा जा रहा था। तो हमने तब भी कहा था, क्योंकि उस दौर में मैं जेल में था, हमने कहा था कि यहाँ पे जन्मना जो भारत है वो भारतीय है, हाँ, और हमारा संविधान इसको कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है। लेकिन नहीं, आसाम में इनकी CNRC फेल हो गई थी जब वहाँ बहुसंख्यक हिंदू निकल आए थे, और तब मैंने कहा था कि चिंता मत करना, नंबर तुम्हारा भी आएगा। हाँ, आज वो नंबर आ गया। आज बिहार में देश का चुनाव आयोग 65.5 लाख लोगों को कागज न दिखाने के उसमें वोटर लिस्ट से उनको बाहर कर निर्वाचन दिया। प्रक्रिया से बाहर कर रहा है अभी और कह रहा है हिंदू, उसमें कौन है, उसमें वही दलित है, वही पिछड़ा है, वही अति पिछड़ा है, सामान्य वर्ग के भी कुछ लोग हैं। उसको मालूम है ये जो 65.5 लाख लोग हैं ये किस तरह के हैं, वो कागज नहीं दिखा रहे हैं। तो आपको भी कागज न दिखाने पे आपकी नागरिकता पे सवाल हो रहा है। सवाल इस पे हो रहा है कि साहब ये लोग हैं ही नहीं, सवाल इस पे हो रहा है कि साहब ये विदेशी हैं। केंद्र में इनकी 11 साल से सरकार, बिहार जैसा राज्य कहाँ बांग्लादेश में सटा हुआ है बगल से, हाँ, नेपाल के लोग सटे हुए हैं। तो आपको जनवरी में आपने उसी मतदाता सूची को फाइनलाइज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब उसी जनवरी वाली सूची से आप SIR कर लो, उससे क्लियर कर लो, और सॉरी उसको क्लियर कर लो और बाद में SIR करते रहो। लेकिन नहीं, आप और हम एयरपोर्ट जाएंगे तो आधार कार्ड दिखाएंगे, वो मान्य है। ट्रेन में जाएंगे आधार कार्ड दिखाएंगे, वो मान्य है। लेकिन ये कह रहे आधार कार्ड से नागरिक आप नहीं तय होगे। आधार कार्ड के बिना पर आप अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान पासपोर्ट के जरिए बनवा लेंगे, हाँ। लेकिन आधार कार्ड कुछ पे नहीं। वही तो बात है। कितने लोग बिहार में हैं 8 करोड़ मतदाता में जिनके पास पासपोर्ट है। तो सवाल ये है नहीं, आपने वाजिब सवाल, आपने बिहार का मामला उठाया। उसी तरह से जो हम लोग की बातचीत हो रही थी कि बहुत सारे लोग बहुत आनंदित हो रहे थे कि जब मदरसों को बंद किया जा रहा, हाँ, उस समय भी आपका हाँ, एक बयान आया था कि बिल्कुल। एक आपका भी समय आएगा। आज स्कूल बंद किए जा रहे हैं, आ गया ना, 27,000 स्कूल बंद कर दिए। बिल्कुल। मदरसों में आतंकवादी पलते थे, हाँ, तो आप ताली बजा रहे थे कि हाँ बिल्कुल सही है। अब आपका जब प्राइमरी विद्यालय बंद हो रहा है तो आपके यहाँ से कौन आतंकवादी पैदा हो रहा है? क्योंकि आतंकी सोच की जो सरकार हमारे बीच में है, वो सोच को खाद और बीज, माफ करिएगा, इस देश के उन लोगों ने किया जो आज कागज दिखाने के बिहार में रो रहे हैं, जो आज अपने गांव में प्राइमरी पाठशाला छीने जाने पे और मधुशाला वहां लगाए जाने पे विरोध कर रहे हैं। यही हमसे बार बार कहते थे, और मैं आज फिर कह रहा हूं
कि देश की जनता अगर संघ की सोच से बाहर नहीं निकलेगी तो पूरी तरह ये बर्बाद करके जाएंगे। और अंतिम एक चीज और कह दूं, क्योंकि आपके मीडिया चैनलों पे ये चीज लगातार चल रही है कि साहब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया नरेंद्र मोदी जी ने इतने इतने दिन रह करके। कोई भी शासक या प्रधानमंत्री इस वजह से नहीं जाना जाता कि वो कितने दिन रहा और रिकॉर्ड तोड़ा, इस वजह से जाना जाता है कि उसने जनहित में क्या ऐसे कार्य किए। श्रीमती गांधी के बारे में गिनाया जाए तो उन्होंने प्रीवी पर्स खत्म किया, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ऐसी तमाम चीजें की और इस वजह से याद किया जाता है। और नहीं तो एक उदाहरण और बता दूं अपने उन भाजपाई और संघी मित्रों को कि मुगल काल में एक राजा रंगीला भी हुआ था। 29 साल तक रंगीला राजा ने शासन किया था, क्योंकि मैं इतिहास का छात्र हूं, और पूरी सल्तनत को बर्बाद करके गया था। तो रंगीला राजा की कहानी दोहराई जा रही है देश में, इस गलतफहमी में मत रहिए कि बहुत आपका देश आगे गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। आज हम इस चर्चा को यहीं पर स्थगित करते हैं। कल फिर दूसरे किसी मुद्दे के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। आप सभी से ये अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। रंगीला रजवा होना चलाइए।